तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू मंगा, जहाँ पर हमें स्पेस का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जिस जगह का नाम होता है हॉर्न्स। ये दुनिया की एक ऐसी जगह होती है जो कि देवता बनने का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये एक ब्रह्मांड का ऐसा स्थान है जहाँ पर दुनिया के सारे शक्तिशाली लोग यहाँ की इच्छा रखते हैं और यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इसे पार करने के बाद से एक गॉड बन सकता है। ये अंतिम प्रवेश द्वार है गॉड बनने के लिए, जहाँ पर आपको हज़ारों प्रकार की बोल्ट की बिजली को पार करना पड़ता है और तब कहीं जाकर के कोई भी एक इंसान अपनी सारी डिवाइन एनर्जी को इकट्ठा करके एक गॉड बन सकता है, अगर वह इस 1000 वोल्ट की बिजली का सामना कर लेता है। ये एक परीक्षण द्वार है। केवल एक डिवाइन एनर्जी के स्तर पर लेवल पर पहुंचने वाले प्राणी ही सिर्फ इस शक्तिशाली शक्ति को इकट्ठा कर सकते हैं और इस बिजली को सहन कर सकते हैं। जहाँ पर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि एनर्जी को सह रहा होता है और इस बिजली को सह रहा होता है, क्योंकि वो गॉड बनना चाहता है पूरे की पूरे यूनिवर्स का। एंड बोल रहा होता है कि फाइनली मैं पहुंच ही गया हूं, बस अब थोड़ा देर और सहना होगा इसे और फिर मैं गॉड बन जाऊंगा और इस पूरे संसार पर टॉप लेवल पर होऊंगा और पूरे संसार में गॉड बनने के लिए मुझे ज़्यादा नहीं सहना पड़ेगा। मैं केवल इस प्रवेश द्वार से गुजरने की आवश्यकता है और बस मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। ये है डिवाइन लेवल तक पहुंचने वाला द डिवाइन विजनरी रॉय। ये हॉर्न्स पर कब्जा करना और उस पर शासन करना चाहता है, इसीलिए ये यहाँ पर इस प्रवेश द्वार पर अंतिम परीक्षा से गुजर रहा है और चिल्ला रहा था कम ऑन, चलो भी अब ख़त्म भी हो और कितना रह गया है परीक्षा करने के लिए। तभी हमें एक बंदा दिखाई जो उसके पीछे छुपा हुआ होता है एंड वो बंदा बोल रहा होता है कि रॉय, ऐसा लगता है कि तुम फाइनल गेटवे को चुनौती दे रहे हो और तुम यहाँ से चुनौती देने के बाद एक गॉड लेवल पे ताकतवर बन जाओगे और तुम्हारी डिवाइन एनर्जी इस डिवाइन लेवल पर पहुंचने के बाद अब तुम गॉड बनने वाले इस पूरे हॉर्न्स पर कब्जा कर लोगे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं चुपके से आकर के तुम्हारी इस बोल्ट की छुपी हुई एनर्जी को पूरी तरीके से चुरा लूँगा और अपने पास छिपा कर ले जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए, ताकि मैं इस हॉर्न पर कब्जा कर सकूँ। बस एक बार तुम इस प्रवेश द्वार को पार कर लो, उसके बाद से मैं तुम्हारे अंदर की डिवाइन एनर्जी को निकाल कर अपने अंदर लगा लूँगा और तब मैं इस हॉर्न पर कब्जा कर सकूँगा। ये कोई और नहीं होता बल्कि इसका नाम होता है वॉइस मास्टर अनूठ, जो कि इस पे हमारे एमसी की एनर्जी को चुराना चाहता है। और मन में सोच रहा होता है, हमारा एमसी वहाँ पर अपने सारी परीक्षण को पास कर रहा होता है और ये मन सोच रहा होता है कि बस ये इस समय पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को बढ़ाने और इस को सहने में लगा हुआ है। पूरी तरीके से कहूँ तो ये एकदम से ही असुरक्षित स्थान पर है। यहाँ पर मैं उससे हमला करके कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ से ये मौका निकल गया तो मैं दोबारा कभी नहीं कर पाऊँगा। दोहराने की घात इस समय अगर मैं अब उस पर हमला करता हूँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी डिवाइन एनर्जी अपने पास ले सकता हूँ कि मेरा आखिरी मौका है। यू बास्टर्ड, अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। और वो एक ही बार में उसकी तलवार आर पार कर देता है दिल के। हमारा एमसी एकदम से उसके मुँह से खून पे खून निकल रहा होता है एंड यहाँ वो बोल रहा होता है वॉइस मास्टर कि अगर तुम नहीं मरते तो हॉर्न्स में सबसे शक्तिशाली मैं कैसे बन सकता था। अगर तुम मर जाओगे तो इस हॉर्न्स पर सबसे शक्तिशाली मैं होऊंगा, सबसे शक्तिशाली मुझे मार देगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा एमसी एकदम से बोल रहा था कि व्हाट द हेल, और वो धड़ाक से नीचे गिर जाता है। बोलता है कि अनूठ, आखिर क्यों, कैसे, क्यों किया तुमने ऐसा आखिर। सो अनूठ बोलता है कि हाँ मैंने ये किया। मैं तुम्हारे चेहरे से बता सकता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर आकर तुम पर इस तरीके से धोखे से हमला करके तुम्हारी एनर्जी चुराना चाहता हूँ, ताकि इस हॉर्न्स पर तुम नहीं बल्कि मैं कब्जा कर सकूँ। तुमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम्हें धोखा देने की मुझ में क्षमता भी है। तुम तो क्योंकि सबसे शक्तिशाली थे इसीलिए, है ना। तो बोलता है मानसी, यू बास्टर्ड, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। हाँ, तुम वॉइस मास्टर के पद से क्या खुश नहीं थे? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन तभी उसका गला पकड़ लेता है एंड बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता था। मैं इस पूरी यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था। तुम केवल अपनी इस डिवाइन एनर्जी और अपनी इस सोल की वजह से इतने ताकतवर थे, ना कि तुम अपनी किसी स्किल की वजह से। लेकिन मैं अपनी स्किल की बदौलत इतना ऊंचाई तक पहुंचा हूं। तुम जैसा रद्दी व्यक्ति अंत तक एक मास्टर बनने का नाटक करने में हर्ज ही क्या है। हाँ, तुम्हारे इस रद्दी व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्तर चाहिए था। वो अपने हाथ में की को फॉर्म करता है और हमारे एमसी के दिल में एकदम से ही घुसेड़ देता है अपने हाथ को और बोलता है चिंता मत करो, अभी मर जाओ, फिर ये हॉर्न्स इस शरीर का अच्छा ख्याल रखेगा। तुम्हारा शरीर थोड़ी देर में सड़ गल कर ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम्हारी इस डिवाइन एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज करूँगा और पूरी दुनिया पर ख्याल रखूँगा। यहाँ हमारे एमसी को बहुत दर्द हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन तब भी वो उसके दिल में छेद कर देता है एकदम से और उसके अंदर की डिवाइन एनर्जी को निकाल लेता है और
इस डिवाइन एनर्जी से ही हमारा एमसी जिंदा था, ये उसकी डिवाइन एनर्जी उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन अब उसे निकालने के बाद वो मर जाएगा लगभग। सो वो बोलता है चूँकि मैं अब तुम्हारी इस मूल आत्मा को, तुम्हारी सोल को तुम्हारे हाथ से निकाल चुका हूँ, तुम्हारे शरीर से, और अपने हाथ में ले जा चुका हूँ, पहुँचाने में कामयाब हो गया हूँ, तो सीधी सी बात है कि तुम अब मरने वाले हो। अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड हॉर्न्स का स्वामी हूँ। अब मैं गॉड लेवल पर बनने वाला हूँ और तुम्हारी इस डिवाइन एनर्जी और इस सोल का यूज़ करके मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊँगा। यहाँ हमारे एमसी की हालत बहुत बुरी होती है, वो हाँफ रहा होता है और बोल रहा होता है यू बास्टर्ड, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तभी आसमान से बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है और हमारे एमसी के ऊपर ही बिजली गिरने लगती है, जिसे वो वॉइस मास्टर भी नहीं देख पाता है, अनूट भी, और बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हमारा एमसी मरते हुए मन सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं भगवान बनने की कगार पर था, मैं भगवान बनने वाला था, लेकिन मैं अब मैं इससे बदला लेने में भी सक्षम हूँ। आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा कैसे ख़त्म हो सकता है सब कुछ, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं अनूप, मैं तुमको तरीके से ख़त्म कर डालूँगा। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। एंड ये कोई और नहीं तो बोला कि हमारा एमसी होता है, जो कि एकदम अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ होता है। एंड बहुत ही बुरी तरीके से लगता है किसी ने उसे बहुत एकदम बुली किया होता है, मारा हुआ होता है, अपनी ये लाइफ में, पुरानी लाइफ में वापस आ गया हाई स्कूल में। और मैंने सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, हाँ आखिर हूँ कहाँ पर, ये सब क्या है। वो अपने हाथ को देखता है और मैंने सोचता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, आखिर कैसे, मैं तो मर गया था ना। तभी उसके पास से कुछ बुलीज आ जाते हैं और बोलते हैं कि कांग ताए बू, तुम बास्टर कहीं के, तुम सिर्फ एक बार चोट लगती हो तुम बेहोश जाते हो, है ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। उसका कॉलर पकड़ता है, बोलते कांग ताए बू, क्या तुम मरना चाहते हो। और हमारे एमसी कुछ भी समझ में नहीं आती कि उसका कॉलर पकड़ क्यों रहा है, क्योंकि बेचारा तो एकदम सडनली ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर। सो बोलता है कांग ताए बू कि यू बास्टर कांग ताए बू, हाँ अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो और तुम चिल्ला क्यों रहे इतना ज़्यादा, हाँ अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम पर उपकार करूँगा और तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। और यहाँ सारे सर लोग पीछे पीछे बात कर रहे होते हैं कि क्या ये फिर से उससे मार रहा है, क्या वो फिर से कांग ताए बू को धमका रहा है। ऐसा कितनी बार हो चुका है, कितनी बार ये आदमी उससे मार रहा है। क्या वो मार डालना चाहता है, लगता है कि वो उसे मुझे मारना ही चाहता है और कुछ भी नहीं। क्या वो इतनी कमज़ोर और इस तरीके से अनाथ तरीके से बच्चे को इस तरीके से मार रहा है। आखिर वो चू ही सूंग को उकसाता ही क्यों है फालतू में। तभी वो चू ही सूंग उसे एक मुक्का मारने वाला, तभी हमारा एमसी उसका मुक्का पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि हमारे एमसी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर, ये पुरानी लाइफ थी उसकी। सो पहले वो कमज़ोर था लेकिन अब ताकतवर था, अब सबक सिखाएगा ही इसको। सो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम मुझे मार रहे हो, हाँ तुम होते कौन मुझ पर इतना गुस्सा उतारने वाले, यू बास्टर्ड। उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है पूरा का पूरा उसका हाथ, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वो हमारा एमसी उसे एक तरफ से फेंक देता है पूरी तरीके से और धड़ाक से जाकर के एक जगह पे गिरता है। तभी वो सारे सरल बोल लेते हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या है, क्या उसने कांग ताए बू ने चूही सूंग को इस तरीके से फेंक दिया, लेकिन सुयोंग को इस तरीके से फेंक सकती है। क्या उसने सुयोंग को सचमुच में एक झटके में नीचे गिरा दिया, क्या वो कमीना, क्या सच में वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, वो तो बहुत कमज़ोर था ना। हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है एंड देखता है कि एक बंदे को और ज़्यादा मारा हुआ था, जो कि उसका दोस्त होता है और बहुत ही बुरे तरीके से दोनों को मारा हुआ था उसके साथी ने। सो उसका दोस्त बोल रहा होता है कि अरे कांग प्लीज़ उस सुयोंग से माफ़ी मांग लो, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये लड़का, क्या ये वही आदमी नहीं है जो मेरे बगल में बैठा करता था, डोजिन। इसके बारे में जब अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे याद है, मैं जब स्पेस पर नहीं था, स्पेस पर कब्जा नहीं कर रहा था, जब मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी, इनर कोर नहीं था, तब मैं धरती पर हाई स्कूल में था और तभी मेरे बगल में बैठा करता था। तो क्या जिससे मैं धरती पर साथ में पढ़ाई किया करता था, क्या ये वही है। एक मिनट, इसका मतलब है कि नहीं ऐसा नहीं सकता है। क्या मैं अपनी स्कूल के हाई स्कूल के दिनों में वापस आ गया हूँ, मैं फिर से धरती पर आ गया हूँ, आखिर कैसे। मुझे याद है हाई स्कूल के टाइम की बात है, जब मेरे पिता अचानक मृत्यु हो गई और हमारा परिवार बिखर गया। हम काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे और ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। इन बदमाशों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे हर वक्त परेशान किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा सहना पड़ा था। सौभाग्य से मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और बाद में हॉर्न्स का मास्टर बन गया। लेकिन मेरा लक इतना भी अच्छा नहीं था। अगर मैं उस समय भाग्यशाली नहीं होता तो शायद मैं ज़िंदा रहने में भी असफल नहीं होता। हर मनुष्य के पास
उसके एक इनर कोर की एनर्जी होती है, अलग अलग तरह की एनर्जी जिसके साथ वो पैदा होता है। लेकिन काफ़ी लोग अपनी प्रैक्टिस से भी पुनर्जन्म ले लेते हैं और काफ़ी लोग अपनी इनर एनर्जी से भी पुनर्जन्म नहीं ले पाते हैं। मैं मृत्यु की अंत तक अंतरहीन शक्ति और अपनी मन आभा और आंतरिक बल को मैंने इकट्ठा किया और काफ़ी ताकतवर बना। हालांकि इंसानों ने अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करने के बाद एक विकास की बहुत लंबी अवधि के बाद पृथ्वी में एक अलग तरह की ट्रेनिंग को खोजा, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग औषधि यानी कि डिवाइन एनर्जी के साथ हीलिंग की पावर को देता था और दूसरा मार्शल आर्टिस्ट। ये हुए, इन दोनों को, एक को डॉक्टर और दूसरे को मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता था। लेकिन मेरे पास दोनों में कोई एनर्जी नहीं थी। वे सभी जितने भी प्रैक्टिशनर थे वो सारे के सारे अलग अलग प्रकार के डिवाइन एनर्जी और एलिमेंट की शक्ति के साथ साथ उनकी कोर एनर्जी या फिर उनके कल्चरल में भी शामिल हुआ करते थे और वो उन्हीं के कल्चर के थे। लगभग जैसे अगर मैं कहूँ तो वाटर एलिमेंट वाटर कल्चर के होते थे, फायर एलिमेंट फायर कल्चर के होते थे और इसके अलावा एक और एनर्जी जिसे हम स्पेस या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं वह उन्हीं के कल्चर के होते थे। इन्हें 3 भागों में बांटा गया था और इनमें 1 से लेकर के 12 लेवल तक हुआ करते थे, जो कि अलग अलग तरीके से विभाजित हुआ करते थे। जो 12 लेवल तक पहुंच जाता था उसके पास डिवाइन एनर्जी आ जाती थी। मन में सोचा जा रहा होता है ये सारी हमारे एमसी की फ्लैशबैक लाइफ हुआ करती थी। अब वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए मन सोच रहा होता है, क्योंकि मेरा प्रशिक्षण का मार्ग, मेरी ट्रेनिंग बहुत कठिन थी और बहुत उबड़-खाबड़ थी, इसीलिए मैं इस दुनिया में, भले ही मेरे पास कोई भी डिवाइन एनर्जी नहीं थी, इनर कोर नहीं था, लेकिन मेरे पास जो इनर कोर बचा हुआ था उससे मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की और मैंने एक बहुत ही ऊँचे स्तर पर अपने आप को मजबूत बनाया और अपना लेवल अप किया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उस अपनी डिवाइन एनर्जी के लेवल तक पहुंच पाऊंगा जिसके साथ मैं पैदा हुआ था। लेकिन सारे के सारे डॉक्टर और मार्शल आर्टिस्ट दोनों ही महारत मैंने हासिल की और उपलब्धियां हासिल की। अंत में मैं एक डिवाइन एनर्जी और भगवान बनने के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, लेकिन मेरे अपने ही साथी ने मुझे धोखा दिया और अंत में मैं प्रवेश द्वार के लिए सिर्फ एक कदम दूरी पर रह गया। अगर मैंने उस प्रवेश द्वार को पा लिया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती, लेकिन मैंने अन्य लोगों को दोहराते हुए देखा है और एक और रास्ता बनाया था। अब मैं उस रास्ते का इस्तेमाल करूंगा और उस मार्ग को चुनौती दूंगा जिससे मैं फिर से भगवान बन सकूंगा। मेरे लिए फिर से एक बार डिवाइन एनर्जी और भगवान बनने का रास्ता खुल गया है। वो एकदम से ही मन में खड़ा होता है और सोचता है कि जैसा कि उम्मीद थी, मैं अपनी इनर कोर को महसूस कर पा रहा हूँ और मेरी जो सोल एनर्जी है वो अभी सील बंद है, मुझे उसे किसी भी तरीके से तोड़ना ही होगा। वो अपनी एक आँख खोलता है, सोचता है मुझे जल्दी अपनी ऊर्जा को प्राप्त करना होगा और अपनी मूल एनर्जी को हासिल करना होगा, वरना इस मोहर को अब सिर्फ और सिर्फ हटाने की आवश्यकता है। बस एक बार हट जाए, उसके बाद मेरी सारी डिवाइन एनर्जी वापस आ जाएगी। क्योंकि मैं अपने पिछले समय में आ गया हूँ, इसलिए मुझे अपने पिता की मृत्यु के बारे में जो रहस्य है वो भी उजागर करना होगा। कि मेरे डैड की मौत हुई कैसे थी। हाँ, मुझे सब कुछ करना होगा। मैं उस कमीने से बदला लूँगा जिसने मेरे दिल में छुरा घोंपा था। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ वॉइस मास्टर, बस तुम इंतज़ार करो अनुज, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। एक सचमुच में गॉड बन जाऊँगा और तब मैं तुम्हें दंड दूँगा और तुम जिसके हकदार हो मैं तुम्हें वही वापस करूँगा। तभी अपने दोस्त के पास जाने लगता और उस सियोंग को भी देखता है। मन सोचता है कि ये बास्टर्ड, और वो सियोंग बोलता है कि यू बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यहाँ हमारे सियोंग सोच रहा होता है जो ही सियोंग, उसने मेरी पिछली ज़िंदगी में बहुत दुखदाई बना दिया था और बहुत कष्ट और तकलीफ़ दी थी, उसने मुझे बहुत बुली किया था। वो अपने दोस्त के पास जाता है, डोजिन के पास, और बोलता है कि मुझे उनसे कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया ना, तुम उठो और चलो मेरे साथ। वो डोजिन बोलता है लेकिन फिर भी, तो हमारा ऐसे बोलता है कि हाँ, ये तुमने सही कहा कि ये वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत है। वो सियोंग के पास जाता है एंड बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, हाँ, तुम कब तक इसी तरीके से नीचे गिरने वाले हो सियोंग? तुमने मुझे जितना मारा है ना, मैं तुम्हें उसका रीपे करने वाला हूँ, मुझे तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे वो सियोंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हाँ, कि मेरे सामने से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सो बोलता है कि आखिर डर क्यों रहे हो, हाँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है सियोंग? मैं तुम्हें वही तो दे रहा हूँ, आओ और मुझे दिखाओ कि एक बदमाश बच्चे के पास कितनी अच्छी स्किल्स हो सकती हैं। तभी वहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाता है और बोलता है कि तुम वहाँ पर बेवकूफ़ों खड़े क्या हो, हाँ, उसे खड़े खड़े देख क्या रहो, पकड़ो उसे बेवकूफ़ वहीं के। वो सारे के सारे लोग, हमारा MC उन सबको देखता और बोलता है कि ओह, तो तुम सब एक साथ आओगे, चलो अच्छा ही है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है कि मैं इस अकेले के साथ लड़ूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, तुम सब एक साथ आ जाओ।
मैं तुमसे लोग सबक सिखाता हूँ। वो सारे दोस्त उसके आते हैं और बोलते हैं कि पहले तुम जाओ। सो बोलते हैं कि क्या 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 पहले मुझे क्यों जाना है, मेरे ख्याल से तुम्हें पहले जाना चाहिए। सो वो सुयांग बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम सबको मुझे बकवास क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ मैंने तुमसे कहा ना उससे मारो जल्दी जाके उठ करके बेवकूफ़ों। वो सारे के सारे अपनी अपनी टेबल उठाते हैं और उसे मार चले जाते हैं कि यू बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी सारे के सारे बेवकूफ़ हमारे एमसी पर जैसे ही हमला करने आते हैं वो एक लात मारता है पहले बंदे को, दूसरी लात मारता है दूसरे बंदे को, दोनों धड़ाक हो जाते हैं। और तीसरा बंदा जो कि हमला करने आया होता है वो बोलता है कि मेरी गलती, मैं तो धड़ाक से एक मुक्का मारता है हमारा एमसी। और चौथा बंदा तो वो अपना सर खुद ही पटक लेता है टेबल पर कि अब मैं यही करूँगा बस, और धड़ाक से वहीं पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद की सिट्टी पिट्टी गुल और एकदम साथ में बोलता है कि हे भगवान ताहे मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम इस बार मुझे छोड़ दोगे तो देखो तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, ठीक है तुम एक बार आखिरी बार मुझे छोड़ दो। हमारा एमसी उसके पास आता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, तुमने बहुत बार मुझसे जूते साफ करवाए हैं तो क्यों ना तुम भी मेरे जूते साफ करो, हाँ तुम भी ये अवसर उठाओ, चलो साफ करो। और हाँ तुम ना नहीं कह सकते। और यहाँ ताए एकदम शॉक्ड, वो बोलता है कि क्या जूते साफ करूँगा, लेकिन तभी उसके जूते पर गिर जाता है। बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं ना नहीं बोलूँगा, मैं इसे बेदाग बना दूंगा जल्दी जल्दी। फूक मार मार के साफ करता है और बोलता है कि ये कैसा है, ये साफ दिख रहा है ना। हमारा एमसी बोलता है कि मैं अब तक तुम्हारे द्वारा किया गया जितना भी अपमान, बदला और जितनी बदतमीज़ी थी और जितना तुमने मुझे बुली किया है ना, वो सब मैं वापस करूँगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम इस तरीके से कोशिश करते रहे तो बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो इस चीज़ के लिए, समझ में आया ना। सो बोलता है कि ऑफ कोर्स ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको कभी नहीं सताऊंगा, वफादार कुत्ता बन के रहूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा अगर तुम समझ गए हो तो निकल जाओ यहाँ से। एक लात मारता है उसको वहाँ पास से। और हम सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि कांग ताए वो क्या वो एक अलग ही व्यक्ति बन गया है, वो इतने समय में अपनी ताकत छुपा रहा था, बाप रे वो तो बहुत ताकतवर है, वो हम बर्बाद हो चुके हैं। क्या हम हमें उसे बदल लेने का मन किया उसका तो क्या होगा, हमने भी उसे कई बार सताया है। हाँ सही कहा, कोई रास्ता नहीं है यार, हम बच नहीं पाएंगे। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर आती है, जिसका नाम होता है चोई। वो हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और वो हमारा एमसी को देख के एकदम शॉक्ड रहती है। जैसे वो एमसी को देखती है कि बोलती कि चॉय तुम्हें क्या हो गया है, काम तो क्या फिर से तुम्हें कोई धमका रहा था। तभी वो देखती है सियोंग की तरफ और बोलती है कि सियोंग मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ मैं कि उसे परेशान मत करना, लेकिन तुम हो कि सुधरते ही नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं स्टूडेंट ऑफ द हेड को बता दूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने माता पिता को बुलाना चाहते हो, बेवकूफ़ कहीं के। हाँ वो बेचारा बोलता है सियोंग की मैं कब कर रहा था, मैं धमका रहा था कि या फिर वो कौन धमका रहा था। तभी हमारा एमसी जानबूझ के नाटक करने लग जाता है कि ये देखने के बाद सियोंग को सदमा लगता है। बोलता है कि हाँ मैं मेरा मतलब है कि मेरी गलती थी, मैंने उसका गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। सारे दोस्त उसके लेके जाने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ से चलो निकलो जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तभी हम वो लड़की ना उसकी तरफ अपना टिश्यू आगे करती है हमारे एमसी की तरफ और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो ताइबू, क्या तुम्हें तबीयत ठीक है। जिसे देखने के बाद हमारा एमसी मन सोचता है कि चोई ये वही है जो हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है, जिसे मैं पसंद करता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दयालु और अच्छी थी। और यहाँ पे बोलता है कि हाँ थैंक्स मैं ठीक हूँ। और मन सोचता है ये आज भी उतनी दयालु है जितनी पहले अच्छी हुआ करती थी, कितनी सुंदर और दयालु है ये। तभी वो चोई बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम नर्स के ऑफिस जाओ और वहाँ जाकर के अपनी मलहम पट्टी करवाओ, तुम इसकी ज़रूरत है। तो बोलते कि नहीं मैं ठीक हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो दोनों ने एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड चोई काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, इसका मतलब कि वो हमारे एमसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। तभी चोई बैठते हुए बोलती है कि जल्दी से बैठ जाओ, थोड़ी देर में टीचर आ जाएंगे, चलो। और वो आकर बैठ जाती है, शर्माने लग जाती है और यहाँ हमारा एमसी देखे जा रहा होता है। फिर वो अपनी टेबल में जाकर बैठने लग जाता है। तभी वो जब देखता है कि उसकी जो बुक है ना उन लोगों ने फाड़ दी हुई होती पूरी गणित की। सो हमारे एमसी सोचता है कि ओ नो, उन कमीनों ने ये सब कुछ किया, कितना ज़्यादा बचकाना है ये, उनकी इतनी हिम्मत, इतना ज़्यादा सहने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, अगर मैं सहता नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तभी उसका दोस्त आगे बोलता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम मेरी बुक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लड़ने में इतने अच्छे कब से हो गए, एक रात में इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे हो सकता है। सो ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि तुम फिक्र मत कर डोजिन, आज के बाद से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स। तभी वहाँ पर टीचर आता है और बोलता है कि अरे काम ताइबू तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ
कि तुमने क्लास में फिर से लड़ाई की, तुम्हें लड़ने की हिम्मत हो गई है, आओ यहाँ पर मेरे साथ। हमारा ऐसी मन सोचता है कि ये तो हमारा होमरूम टीचर है। मुझे याद है पहले भी ये बहुत हरामी हुआ करता था और हमेशा गुंडों के पक्ष को लिया करता था और कमज़ोर बच्चों को सताया करता था। ये भी उनमें से कुछ कम नहीं है, बेवजह हम लोगों को सताया करता था और ख़ास तौर पर मुझे परेशान किया करता था। भले वो लोग मुझे मारे लेकिन फिर भी सज़ा मुझे ही देता था। ये लगभग वैसा ही है जैसे ये पहला था, हरामी कहीं का। हाँ, मुझे याद है जब मैं पहले कमज़ोर था, वो लोग जब मुझे मारते थे उसके बाद भी क्लास में लड़ाई का नाम मेरे लग जाता था कि मैंने लड़ाई की है और सज़ा मुझे देता था ये। क्योंकि मैं अभी इस समय पर आया हुआ हूँ और मेरे पास ताकत है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे ज़्यादा समस्या पैदा नहीं करनी है, ना ही कोई गलती करनी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तब भी टीचर उसे बाहर लेकर आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कांग तायबू, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ, तुम एक बार पकड़ी गए हो, अब मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। अगर तुम एक बार और कुछ करोगे तो बेवकूफ़ कहीं का। और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारा एमसी उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और कॉरिडोर में बाहर खड़े होकर सब कुछ देखे जा रहा होता है और मन सोच रहा होता है कि ये टीचर, ये सब कुछ, जितना ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उतने ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ कमज़ोर की कोई औकात नहीं है। मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं कि जब मैं हॉर्न्स की अंतिम परीक्षा में असफल रहा, मैं पास होने ही वाला था, भगवान बनने ही वाला था उस हॉर्न्स यूनिवर्स के स्थान पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हॉर्न्स में असफल रहा, मैंने अपने पिता के सारे सुराग खो दिए। मुझे याद है जब मेरे पिता का निधन हो गया था, मेरी माँ मुझे शंघाई ले गई थी और वहाँ मुझे छिपा दिया ताकि कोई समस्या ना हो। हमने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया था। मैं भाग्यशाली रहा और मैंने हालांकि संयोग से टेस्ट के बारे में पता किया, जहाँ पर हॉर्न्स के बारे में जानकर मैंने काफ़ी और जानकारी इकट्ठा किया और मुझे पता चला कि हॉर्न्स के मार्ग में मैं उसके बारे में मुझे सुनने को मिला जहाँ हम गॉड बन सकते हैं। बहुत कठिनाई के बाद मैं टॉप पर पहुँचा और हॉर्न्स का रास्ता पाया और आखिरकार मैंने वो सब कुछ हासिल कर दिया। और एक दिन मैं एक जगह पर पहुँच गया, हॉर्न्स के उस स्थान पर जहाँ मैं भगवान बनने वाला था, और संयोग से मुझे अपने पिता की मृत्यु का सुराग भी मिलने वाला था। और बोलता है कि क्या ये मेरी डैड की ऊर्जा हो सकती है, उनकी डिवाइन एनर्जी? हाँ, लेकिन इससे पहले मैं सारे सुराग खोज पाता, मैंने पूरी की पूरी इस परीक्षा का सामना करना पड़ा और उस कमीने अनुत की वजह से ये सब बकवास ख़त्म हो गया। उस वॉइस मास्टर ने मुझे धोखा दिया और ना ही मैं अपने डैड का सुराग खो पाया और ना ही मैं कुछ और कर पाया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन सोचे जा रहा होता है कॉरिडोर में खड़े खड़े, ये सब सोचना ही कि मेरे लक्ष्य सामने होते हुए भी मैं असफल हो गया, कितना ख़राब है। जब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि मेरे पिता की मौत की व्यक्ति को मैं ढूंढ पाऊंगा तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं सब कुछ करने में असफल रहा, मुझे अपने पिता की मौत को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, इसीलिए मुझे मजबूत बनना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनने की ज़रूरत है। तभी वो नीचे दिखता है और मैं सोचता है कि ये क्या है, क्योंकि कुछ लोग नीचे से आ रहे होते हैं और ये बंदे कोई और नहीं होते बल्कि गैंगस्टर टाइप के होते हैं स्कूल में, जिसका नाम होता है हा तायोंग। ये एक मेडिकल आर्टिस्ट होता है जिसके 4 स्टार होते हैं और ये हा फैमिली से आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली है, जिसे देखने के बाद हमारा मन सोचता है कि ये तो हा तायोंग है जो कि हा फैमिली से आता है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर फैमिली है। मुझे इसके बारे में पता है, ये भी मुझे बहुत परेशान करता था। यहाँ हमारे एमसी को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जब उसके डैड उसके दोस्त से मिलने के लिए गए होते हाफ फैमिली से, क्योंकि उसके दोस्त का हाफ फैमिली से काफ़ी ज़्यादा संबंध अच्छा था उसके डैड का, और उन दोनों के दोस्त की इतनी आदत थी कि उनकी जो बेटी थी उनकी शादी भी होने वाली थी। तो बता रहा होता है कि बहुत समय पहले मेरे पिता हा जंग ओ के साथ अच्छे संबंध रखते थे और उन्होंने हा यून जी के साथ मेरे बीच विवाह भी तय कर दिया था, क्योंकि हम काफ़ी छोटे और साथ में रहा करते थे। लेकिन जब मेरे डैड की मृत्यु हो गई तब उन्होंने एक तरफ़ा और अचानक से ही मेरी तरफ से सारे रिश्ते तोड़ दिए और सगाई रद्द कर दी, क्योंकि मेरे डैड ख़त्म हो चुके थे। और हा फैमिली के एक मेंबर ने आकर के, यानी कि हा योंग ने आकर के सारे रिश्ते को तोड़ दिया था और बोलता है कि जब तक मैं तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और चलते बनो, वरना। और यहाँ पर वो बता रहा होता है कि हा योंग जिन, जो कि जिससे मेरी सगाई होने वाली थी, यूजिन और मैं अभी भी एक दूसरे को पसंद करते थे और वह मुझसे मिलने भी आई थी, लेकिन मैं हा योंग के किसी भी पीड़न को सह नहीं पाया। जितना उसने मारा, मुझे पीटा था और जितना मुझे उसने प्रताड़ना दी थी, उसके बाद से मैं मजबूर हो गया उस कागज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए और मैंने सिग्नेचर कर दिए। हालांकि हा परिवार इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ था, उसने बीच रास्ते पर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हा परिवार ने सबके सामने मुझे अपमानित किया और बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। यहाँ हमारा बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, मैंने कहा ना, तुम्हारी कहने के अनुसार मैंने सिग्नेचर कर दिया है। सो बोलता है हायोंग कि तुम जैसा एक घिलौना, कमज़ोर, गरीब टाइप का व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम अपनी जगह भी नहीं, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ,
और तुमने हम जैसे हाँ परिवार की फैमिली से की महिला से एक शादी करने का सपना देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और उसे तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। और बहुत बुरी तरीके से हमारे एमसी को मारा हुआ था। तभी वो हायोंग बोलता है कि यदि तुम लोग अपनी औकात याद नहीं याद रखते और अपनी औकात भूल जाते हो तो तुम लोगों को अपनी औकात याद दिलानी पड़ती है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी लिमिट में रहो। सभी लोग अच्छी तरीके से देख लो, समझ में आया ना? सारे के सारे लोग उस पर मजाक बना रहे होते हैं कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई, इतना कमज़ोर और बेकार आदमी। हाँ, तुम हाँ परिवार से रिश्ता बनाओगे? उसने हाँ यूं के लिए इतनी हिम्मत कैसे की? वो इतना अहंकारी और मूर्ख हो गया है। हमारे एमसी की हालत बहुत बुरी होती है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं सारे के सारे छात्रों के सामने हंसी का पात्र बन गया और सारे लोग मुझ पर बस हंसते रहे। मैं एक मजाक बन गया सिर्फ हाँ इस योंग की वजह से। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा था अपना फ्लैशबैक याद करके और बोल रहा होता है कि हालांकि वो पुरानी बात है और वो अपनी इनर की को निकाल रहा होता है, जितनी भी उसकी एनर्जी होती है गुस्से के कारण। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई होती है और बोल रहा होता है कि अब मैं वो कमज़ोर और बेकार व्यक्ति नहीं रह गया हूँ जो पहले था। अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ हायोंग, इसलिए अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये वही समय है जब हायोंग मुझे मारने के लिए आया था और पूरे स्कूल के सामने उसने मुझे बेइज्जत किया था। और हायोंग यहाँ इसे ढूंढ रहा होता है कि तुम सब लोग जाओ और कांग तायू को पकड़ो। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये सब कुछ किया? हाँ, वो हाँ परिवार से रिश्ता जोड़ेगा। हम उसका चेहरा इतना बदल देंगे कि वो शादी कभी बात भी नहीं करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की? वो अपनी औकात भूल गया, उसे उसकी औकात याद दिलानी होगी। तभी हमारा एमसी उसके सामने आता है, बोलता है कि क्या, कौन क्या करने वाला है? मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि तुम जब मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम मुझे ढूंढने की मेहनत क्यों करो, मैं ही तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। लो मैं आ गया। तभी वो हायोंग बोलता है कि अच्छा कांग ताए वू, तुम इतना डर गए कि आखिरकार तुम मेरे सामने आने का तुमने हिम्मत कर दिया है। हाँ, तुम अपना आपा खो बैठे हो क्या? दोस्तों चलो इस बकवास और बेवकूफ़ को ज़रा सबक सिखाते हैं, इसकी इसे औकात याद दिलाते हैं। सारे के सारे लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि ये सारे लोग गुंडे हैं और गैंगस्टर बन के अकेले एक व्यक्ति पर हमला करते हैं, इसलिए हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। और यहाँ पे सारे लोग बातें कर रहे थे स्टूडेंट्स कि अरे क्या चल रहा है। दूसरा बोलता है कि अरे क्या तुम्हें नहीं पता है कि हाँ परिवार ये वही लोग हैं? मुझे आश्चर्य है कि वो हमारे स्कूल में क्या हुए हैं। ये तो मनोभा ग्रुप है ना? हाँ, लेकिन क्या वो लड़का क्लास 3 का कांग ताए वो नहीं है? उसे इस तरीके से क्या कर दिया उसने कि हाँ परिवार को नाराज़ कर दिया? कौन जानता है, चलो देखते हैं। तभी वो हाँ यूं बोलता है कि उस हरामखोर को इतना बुरी तरीके से मारो कि उसका दोबारा चेहरा याद तक ना रहे, मार डालो उसे। सारे लोग उस पर एकदम भी झापट पड़ते हैं, उसके जितने भी गुंडे साथी होते हैं वो सब उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग हमारे एमसी पर हमला करने के लिए आते हैं, हमारा एमसी पहले वाले का हाथ पकड़ता है, दूसरे वाले का मुक्का पकड़ता है एंड उन दोनों के हाथों को इकट्ठा करता है। बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों को सही ढंग से सबक नहीं मिला है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और दोनों को इकट्ठा लड़ा देता है, जिससे दोनों लड़ जाते हैं और दोनों को फेंक देता है एकदम से ही। और इतना ताकत रहती है हमारे एमसी में कि दोनों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, जिसे कि हायुंग भी देखकर एकदम शौक रहता है। अमन सोचता है कि ये क्या है, ये कुछ ही दिनों में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत कमज़ोर था ना। यहाँ हमारे एमसी बोलता है कि नेक्स्ट कौन है? हाँ, क्या तुम हो अगले? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि किसी पर दबाव कैसे डाला जाता है? तुम तो इतने अच्छे गुंडे हो, कितने बार तुमने मारा है, फिर अब क्या हो गया है? यहाँ हायुंग बोल रहा होता है, क्या तुम पूरे हा परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? हमारा एमसी बोलता है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ही हो जिसने ये सब कुछ शुरू किया। मैंने सगाई रद्द कर दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया जैसे तुमने कहा, मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा तुम चाहते थे। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली और भी ये परेशानियाँ खड़ी कर रहे हो। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? खैर, इस बात से मुझे एक बात का पता तो ज़रूर चल गया है कि जिस तरीके से तुम कपड़े बदलते हो उस तरीके से तुम्हारा परिवार मन बदलता है। बहुत ही घटिया परिवार है। अच्छा वो जो मेरा रिश्ता पहले टूट गया। ये सुनने के बाद सब लोगों को एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है, हमारे एमसी की सगाई का राज जो ये लोग तोड़ने के लिए आए थे। सारे लोग बात करने जाते हैं कि अरे ये क्या है, सगाई? ऐसा लगता है कि कांग ताएवू और हा परिवार की भी सगाई चल रही थी। दूसरा बोलता है कि हाँ, लेकिन हा परिवार जैसे इतना अमीर और अच्छा परिवार कांग ताएवू जैसे व्यक्ति को दामाद क्यों लेना चाहेगा? ये तो बहुत ही बेकार है ना। हाँ, यूँ तो बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि जो राज छुपाने के लिए इससे मारने आया, लड़ने आया है, वही राज सबके सामने आ रहा है। इसलिए बोल रहा होता है चिढ़ करके, क्या तुम पागल हो? कांग ताएवू अपना मुंह बंद रखो, अपनी जुबान संभालो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस के बारे में ऐसे बात करने की? अपने जुनून को परिवार की सगाई के बारे में पेश कर रहे हो? हाँ, तुम जानते क्या हो परिवार के बारे में? और तुम इसे इस तरह दिखा रहे हो कि हमारी सगाई होने वाली है। तुम्हारे जुनून जैसे हमारे परिवार का कोई संबंध नहीं है। तुम
क्या सबूत है तुम्हारे पास आगे इस बात का? हमारा एमसी बोलता है कि सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं है, और मेरे हिसाब से मेरा इस सब चीज़ का सबूत तो तुम्हारे पास होगा ही, लेकिन तुम इसे कभी स्वीकार करने की हिम्मत करोगे ही नहीं कि तुम्हारे और मेरे परिवार ने मेरे बाप के जिंदा रहते सगाई के लिए डिसाइड किया हुआ था, लेकिन तुमने जबरन मारपीट करके उस सगाई को तुड़वा दिया। ये सुनने के बाद कांगताई बोलता है कि ये सब बकवास हैं, ये बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया ना? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब बकवास उगलोगे और जोर दोगे तो क्या तुम्हारे हिसाब से चीज़ें चल जाएंगी? नहीं, चीज़ें तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं होंगी, समझ में आया ना? वो चिल्लाता है कि ख़त्म कर दो इस हरामखोर को, इसकी इतनी हिम्मत। और वो सारे लोग हमारे एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा एमसी ठहरा इतना ताकतवर और लड़ने में एक मार्शल आर्टिस्ट, वो इन मामूली लड़के और मेडिकल स्टूडेंट से कैसे जीत सकते हैं? तो हमारा एमसी एक एक करके सबको लात मारता है, मुक्का मारता है, और सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं ना उन सबको एक ही बार में ढेर कर देता है पूरी तरीके से। जिसे देखने के बाद हायुंग भी एकदम शॉक रहता है कि ये सब क्या है, कांगताई वो ये मार्शल आर्ट कैसे जानता है, इतना ताकतवर कैसे हो गया, ये जिसे मैं जानता हूँ क्या ये वही है? और यहाँ वाले जी बोलता है कि आओ अब देखते हैं अगला कौन है। और क्या कहा तुमने कि क्या नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तुम कह रहे हो ये सब करने से पहले क्या तुमने मेरी जांच नहीं की थी? हाँ, कि मैं कितना ताकतवर हूँ? और तुम अपने परिवार के मुखिया को ये कैसे समझाओगे कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, और कैसे मैं कितना कमज़ोर था और कितना ताकतवर हो गया, और क्या क्या हुआ? समझा पाओगे कि तुम मुझसे पिट कर आ गए? ये सुनने के बाद कांगताई को बहुत गुस्सा आता है, यानी कि हायुंग को, और बोलता है कि मैंने कहा उसे मार डालो हरामखोर के, क्या कर रहे हो? हमारा एमसी भी उसकी तरफ बढ़ जाता है, और हमारा एमसी अपनी इनर की का यूज़ करता है, अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करता है। लेकिन जो हायुंग है वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी 4 स्टार का, इसीलिए उसके पास सिर्फ हीलिंग एबिलिटी है, उसके पास मार्शल आर्ट या लड़ने की तकनीक नहीं है। जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है, और लड़ने की वजह उससे बचने की कोशिश करता है, और बड़ी मुश्किल से डॉज भी कर लेता है उसकी पंच को। यहाँ मैंने सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है उसके पास मार्शल आर्ट की तकनीक कैसे हो सकती है? वो मार्शल आर्ट में निपुण कैसे हो सकता है? उसके पास ना तो मेडिकल की तकनीक है और ना ही मार्शल आर्ट्स की। यहाँ पर हमारा एमसी उसे इनर की का यूज़ करते हुए एक बार और लात मारता है, लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो जानता है कि अगर गलती से भी वो लग गया उसका लात या कुछ भी तो उसे बहुत चोट लगेगी। यहाँ हमारा एमसी देख रहा होता है कि ये बार बार बच रहा है, तो हमारा एमसी उसकी तरफ अपनी इनर की से पंच मारने की कोशिश करता है, तभी हायुंग उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी एक लात उठाता है और 1 2 3 4 लगातार 3-4 लात मारता है हायुंग को, जिससे हायुंग बेचारा खांसने लग जाता है और उसे चोट भी लग जाती है बेचारे को, क्योंकि हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा होता है ना, और मतलब लग भी गया होता है उसके, इसीलिए। यहाँ हमारा एमसी उसके एकदम पास आता है हायुंग के, और हायुंग मन सोच रहा होता है कि ये नामुमकिन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक नॉर्मल लड़का जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, जो बहुत कमज़ोर था और जिसके पास कोई मार्शल आर्ट नहीं था, इसके पास मार्शल आर्ट है, ये नामुमकिन है कि ये वही हो सकता है। तभी उसका कॉलर पकड़ता है हमारा एमसी और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो हायुंग बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम कांगताई वो नहीं हो सकते हो, तुम आखिर हो कौन? वो तो बहुत कमज़ोर था और एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन तुम मार्शल आर्ट जानते हो कि नामुमकिन है, तुम वो नहीं हो सकते हो, आखिर तुम कौन? बताओ जल्दी से मुझे। हमारा एमसी उसकी जेब से एक पर्ची निकालता है और बोलता है कि ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। वो उसे एकदम से फेंक देता है दूसरी तरफ, एंड उसके बाद से वो धड़ाक जाता है और एक पेड़ के पास रखता है, जिसकी उससे मुँह से ना एकदम खून निकल आता है। बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, भले ही मैं एक हीलिंग एबिलिटी रखता हूँ और एक डॉक्टर की तरह, लेकिन फिर भी मुझे 4 रेटिंग मिली हुई है, 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, मैं भी तो ताकतवर हूँ, हाँ परिवार जितना ताकतवर, ये कैसे मुमकिन है कि एक नॉर्मल लड़का मुझे हरा सकता है? अभी हमारे एमसी उस पर्ची को दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो, ये है मेरी सगाई का सबूत, जो इन लोगों ने जबरन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाने के लिए कागज़ के तौर पर लिया हुआ था। ये वही कागज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाने के लिए जबरन मुझ पर हस्ताक्षर करवाया गया था और मुझसे ज़बरदस्ती करके मारपीट करके ये सब कुछ कराया गया था। और ये सबूत है मेरी सगाई का, जो योन जे होन से हो चुकी है। इन लोगों ने सब कुछ किया हुआ है और अभी इसी वक्त मैं इस कागज़ को फाड़ने वाला हूँ और ये सबूत मिटाने वाला हूँ। और वो पूरे की पूरे कागज़ के टुकड़े 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 कर देता है एंड उसके बाद से उस हायुंग के मुँह पर फेंक देता है और बोलता है कि जाओ, जाकर कहो अपने हेड ऑफ़ द फैमिली से कि मैं वो हूँ जिसने इस सगाई को, इस शादी को पूरी तरीके से तोड़ दिया और मना कर दिया है कि अब मैं हाजुंग से शादी कभी नहीं करूँगा। समझ में आ रहा? हाँ, तुम शादी क्या तोड़ोगे, मैं तोड़ता हूँ शादी, अब दोबारा मेरे पास कभी दिखाई मत देना बेवकूफ़। यहाँ वो बेचारा हायुंग इतना गुस्सा हो रहा होता है, बिकॉज वो इतना अच्छी स्टेटस वाली फैमिली से था, वो मना कर सकता है, लेकिन सामने वाला खुद इतनी बेइज्जती करके उसे मना करा तो उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मुझे सोच रहा होता है कांगताई वो तुम ऐसे कभी नहीं करने दूंगा, तुम इससे कभी नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बंदा उसके पास आता है, लेकिन उस बंदे को हटा देता, दूर हट यहाँ से बेवकूफ़ कहीं के, तुम निकम्मे कहीं के, हट जाओ मेरा से, दूर हो जाओ मुझसे।
और उसे दूर भगा देता है। और यहाँ सारे लोग बातें कर रहे थे कि क्या ये सही है, ओ माय गॉड। और यहाँ पे हमारा एमसी दिखाया था हमें, जो कि घर आ गया होता है। एंड घर आने के बाद बोलता है कि मॉम मैं आ गया घर। और मैंने सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा अपनी माँ को देख भी पाऊँगा। वो सारी पुरानी बातें याद हो गई। अच्छा हुआ ये सब कुछ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं अपनी मॉम की रक्षा भी कर पाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि ओह तायबू, तुम घर आ गए हो, जाओ जाकर नहा लो और खाना खा लो, ठीक है, मैंने खाना रेडी कर दिया है, जल्दी जाओ। हमारे एमसी की मॉम जैसे ही उसका हाथ देखती है कि उसके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है, क्या फिर से तुम्हें किसी ने परेशान किया, तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ, क्या क्या हुआ आखिर, मुझे बताओ क्या हो गया आखिर। क्योंकि हमारे एमसी की मॉम जानती है कि जब से उसके डैड ख़त्म हो गए ना, तब से हर कोई उसे परेशान करता है, मारता पीटता है, और हर बार चोट लगती रहती है उसे, इसलिए बेचारी परेशान होती है। और बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि धैर्य रखना और अपने उन दोस्तों के साथ मत रहना जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम माँ की बात क्यों नहीं सुनती हो आखिर। तो बेचारी हर बार बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, चिंता करने लग जाती है, क्योंकि हमारे एमसी को हर बार हर कोई मारता है और मारपीट खाकर चला आता है धैर्य रखते रखते। तो हमारा एमसी बोलता है कि माँ अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हमें और नीची नज़रों से देखेंगे, और हम लोग जितने ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा चुप रहेंगे, वो लोग उतना ही हमें परेशान करते जाएंगे। मुझे कुछ सम्मान पाने के लिए, कुछ कोशिश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे, जब तक हम सहते रहेंगे वो लोग हमें और ज़्यादा परेशान करते रहेंगे, इसलिए आप रोइए मत। वो उसकी आंसू पोंछ रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है कि बाकी बच्चों से तुम अलग हो, तुम मेरे पास, और तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हारे नाम के लिए और कुछ नहीं, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपना ख्याल कैसे रख पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी, मैं उसका सामना कैसे करूंगी बताओ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उसे अपनी उसकी मॉम को बैठाता है और बोलता है कि शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। मैंने अब तक वैसा ही किया जैसा आपने मुझे बताया था, मैंने धैर्य रखा, खुद को रोका। जब जब आपने मुझे कहा, मैं किसी से नहीं लड़ा, हर किसी से मार खाकर शांति से आता रहा, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। हर बार लोग मुझे मारते, मार खा के आता, मैं दर्द सहता और कुछ भी नहीं। आप हर बार रोती और मलहम लगाती हर बार की तरह, ना तो वो सुयोंग और ना ही चोही सुई और ना ही कोई हा परिवार अब मुझे अकेला छोड़ रहा है। चाहे मैं कितना भी सहता रहूं, चुप रहूं, हम जितना चुप रहेंगे वो लोग उतने ही परेशान करते रहेंगे हमें। क्या अब तक चुप रहने पर हमें किसी ने छोड़ा नहीं ना। लोग ऐसे ही अधिक ज़्यादा पागल होते चले जाएंगे। अगर हम उनकी इच्छा अनुसार उन्हें परेशान कर पाते हैं तो वो हमें और ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। इसीलिए अब मैं और नहीं सह सकता माँ। उसकी माँ उदास जाती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकी तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें इस तरीके से दुख दे रहे हैं। ये सुनने को तो बोलता है कि नहीं मॉम, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने क्या गलत किया, कुछ भी नहीं। अब मैं वो काम था वो नहीं रह गया हूँ जो पहले हुआ करता था, अब मैं बहुत ताकतवर हूँ, अब मैं कंफर्म करूँगा कि हमें कोई दुख ना दे सके। ये सुनने के बाद उसकी मॉम बोलती कि आखिर कैसे, तुम ही कैसे करोगे, हाँ तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्कूल में एडमिशन दिलाना भी तुम्हारे डैड के जाने के बाद बहुत मुश्किल हो गया था, घर का चलाना मुश्किल हो गया, घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे, बड़ी मुश्किल से तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलवाया है। और अब तुम अगर कुछ करोगे तो स्कूल से निकल जाओगे तो क्या होगा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई परेशान ना करे और तुम अच्छे से ग्रेजुएट हो जाओ प्लीज़। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए मॉम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने डैड का बेटा हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। जीवन जीना अब पहले मेरे लिए मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। अब मेरे लिए जीवन जीना बहुत ज़्यादा आसान है, और अब मैं हमारी एक लग्जीरियस लाइफ होगी। और पिताजी को रास्ते में जिस किसी ने भी मार डाला था ना हमला करके, मैं उसे भी पता करूँगा और उसे सज़ा दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, रास्ते पर मेरे डैड को मारा था ना, तो मैं उसे भी वैसे ही मौत दूंगा मॉम। यहाँ हमारे एमसी की मॉम ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहती हैं कि उसे उसके डैड की मौत के बारे में कैसे पता। सो पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारे डैड की मौत के बारे में, और तुम्हें ये बात किसने बताई। सो हमारा एमसी बोलता है कि मॉम अब मैं बड़ा हो गया हूँ और डैड की मौत के राज का जानना चाहता हूँ, क्या कि उनके पीछे उनकी मौत की सच्चाई है क्या। प्लीज़ इस राज से पर्दा उठाइए और बताइए ये सारी सच्चाई, मैं जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसका बदला ले सकूँ। मुझे जानना है मॉम, आखिर क्या हुआ था। सो उसकी मॉम बोलती है कि आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तुम्हारे डैड ने इतना ज़्यादा सीरियस होकर के मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अपने विवेक से तो ये बिल्कुल भी नहीं सकती, जब मैं अगर होश में हूँ तो ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा सकूँ। हमारे पास सिर्फ तुम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें उस रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकते हैं, और मैं तुम्हें खोने का जोखिम भी नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। इसीलिए प्लीज़
बदले लेने पर ध्यान मत दो, ठीक है? और चुपचाप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे से काम करो, ताकि तुम कुछ बन सको। भूल जाओ उन सब बातों को जो कुछ भी हुआ है। हमारे जीवन सोचते हैं कि चाहे जो कुछ कहूँ, जो कुछ करने की कोशिश करूँ, वो अपना मन नहीं बदलेंगी। वो किसी भी कीमत पर मुझे खोने से डरने की वजह से अपने राज को छुपाए हुए हैं। फ़िलहाल छोड़ते हैं इस बात को। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि आखिर मेरे डैड की मौत का राज है क्या। इसीलिए मुझे अपनी स्किल को सुधार में काम करना होगा, जिससे किसी भी तरीके से मैं ये बात पता लगा सकूं और अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने आप पर ध्यान देना होगा और ताकतवर बनना होगा। सो बोलता है कि ओके मॉम, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। उसकी मॉम अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है या मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल हम दोनों ही बचे हैं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हमारा एमसी बोलता है कि मैं समझता हूँ, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आप नहीं बताना चाहती है, फिर आपको डर लग रहा है कुछ भी है, तो आप मत बताइए। अब से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा और कुछ बनकर दिखाऊँगा आपके लिए और सब कुछ सही कर दूँगा, ठीक है? आपको कोई दुःख नहीं होगा, इसलिए अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो वो तुरंत बोलती है उसकी मॉम कि ओके, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सो वो हमसे बोलता है कि हाँ, हालाँकि इससे मुझे थोड़ा-सा दुःख ज़रूर होगा। खैर छोड़िए, हो गया। क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे मुझे उबले हुए आलू खाना है, काफ़ी समय हो गया उसे मुझे खाए हुए। तो क्या आप मुझे फ्राइड राइस बना कर दे सकती हैं? क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकती हैं मॉम प्लीज़? सो उसकी ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी की मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, बिकॉज़ उसके हिसाब से, उसकी मॉम के हिसाब से तो वो हमेशा ही उसके सामने रहा है। लेकिन अब हमारा एमसी काफ़ी समय के बाद अपनी मॉम के पास आया है, तो ये बात तो थोड़ी समझ में आ रही है। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो काफ़ी समय हो गया है? तुम तो कल ही तुमने फ्राइड राइस खाए हुए थे, हाँ? उबले हुए आलू और बहुत सारी चीज़ें। तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम सचमुच ही नहीं खाना चाहते हो? ठीक है, मैं बनाऊँगी, लेकिन तुमने कल ही तो खाया था। तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि जैसे कि कितना समय हो गया, जैसे तुम कितने समय बाद मुझे मिल रहे हो? तुम रोज़ ही तो मेरे पास रहते हो और सब कुछ करते हो। सो हमारे बोलते हैं कि हाँ, 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 सही कहा आपने। खैर क्या है कि मैंने कल कुछ खाया था, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं अगली बार खा लूँगा, ठीक है? क्या आप मुझे कुछ अन्य साइड डिश खिलाना पसंद करेंगी? प्लीज़ आप मेरे लिए बना सकती हैं? तो उसकी माँ बोलती है कि ओके ठीक है, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। चलो जल्दी से खाना खाओ। और वो टेबल पे बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। तो वो बोलता है कि मॉम प्लीज़ आप भी बैठिए ना, आइए ना, खाइए ना। और फिर उसके बाद अपने कमरे में आ जाता है और लेटे हुए मन सोच रहा होता है कि हाँ योंग, मुझे मालूम है कि वो कमीना आज पूरी तरीके से मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया। मैंने उसे इतना बेइज्जत किया है ना कि वो इतना रईस परिवार से होने के बाद अब किसी भी कीमत पर मुझसे बदला लेने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए बदला लेने की कोशिश करेगा और उसके पास ताकत भी है। अगर मुझे पूरी तरीके से तैयार नहीं रहूँगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। इसलिए मुझे पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी और ताकतवर बनने के लिए 1 मिनट का भी वक्त भी ज़ाया नहीं करना है, ताकि मैं कुछ बन सकूँ और उससे बदला ले सकूँ। अगर वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और मुझे कुछ कर पाया तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है एंड उसके बाद अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और उसके इनर की को परफॉर्म करने लग जाता है। तभी उसकी अपनी आँख खुल जाती है और वो तैयार हो जाता है। मन सोचता है कि आज किसी भी तरीके से अलग-अलग किसी भी तरीके से मैं फँस गया हूँ खतरे में से, लेकिन ये कूड़ा समय और ये कूड़ा शरीर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे इसे सक्षम बनाना होगा किसी भी कीमत पर, ताकि हर हाल में मैं उससे लड़कर जीत सकूँ और अपने डैड का बदला ले सकूँ। वो सब कुछ करने के लिए मुझे जल्दी-जल्दी ताकत हासिल करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने देरी की तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और जितने भी लोगों से मैंने दुश्मनी ली वो सब मुझे मारने के लिए आ जाएँगे। मुझे जल्दी करनी होगी और ताकत हासिल करनी होगी। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी जंगल की तरफ अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है एंड हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बहुत ज़्यादा देर तक अपने सर पर और अपनी पीठ पर बोझ लिए हुए दौड़ रहा होता है। फिर अपने बैग को उतारता हाँफते हुए बोलता है कि हाँ, मैं सारी रात दौड़ता रहा, मैंने सारी रात दौड़ लगाई, मुझे अपनी सहन शक्ति पर सुधार थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, है ना? मुझे अपनी सहन शक्ति पर मेरा थोड़ा बहुत सुधार हो ही गया होगा। फिर वो अपना कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और ध्यान करने लग जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपनी आँख को खोलता है एंड उसके बाद बोलता है कि हाँ, अब ये कुछ ठीक लग रहा है। मैंने कुछ हद तक अपनी बुनियादी बातें सीख ली हैं और अगर मैं इसी तरीके से अपना ट्रेनिंग जारी रखता हूँ तो एक टाइम बाद मैं अपनी ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। मुझे अपने शरीर की सहनशक्ति बढ़ानी होगी उसके बाद, क्योंकि मेरे शरीर पूरी तरीके से कमज़ोर और बेकार है। फिर वो अपना बैग उठाता है एंड घर के लिए निकल पड़ता है और हाँफते-हाँफते दौड़ने लग जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर हमें हमारे एमसी के दोस्त का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हमारे एमसी का दोस्त यानी कि डोजेन बोल रहा होता है, अरे बेवकूफ़,
तुम्हारी लड़ाई का स्किल तो काफ़ी बढ़िया है, तुमने कहाँ से सीखा? मुझे भी सिखाओ ना, मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। मैं बहुत मेहनत करूँगा और सब कुछ करूँगा, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, बताओ ना। हमारा एमसी बेचारा परेशान हो रहा होता है, उससे दूर करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, इसलिए इस तरीके से सपने देखना बंद करो, समझ में आया ना? दूर हटो मुझसे। तो बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है? क्यों नहीं मेरे पास कोई भी स्किल? तुम मुझे सिखाने से पहले ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें मेरी पिटाई से कोई मतलब नहीं है? हाँ, तुम बस खड़े होकर देखना चाहते हो तमाशा, कि लोग मुझे मारते रहें और तुम देखते रहो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी को भी थोड़ा बहुत लगता है कि भाई वो सही बोल रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर है, तो जब तक वो कमज़ोर है तब तक लोग उसे परेशान करते रहेंगे, अगर वो ताकतवर नहीं हुआ तो। इसलिए हमारा एमसी डिसाइड करता है कि हाँ चलो ठीक, सिखाएंगे इसको भी। तो बोल देता है कि ठीक है, तो फिर रात के खाना खाने के बाद 10 किलो का डंबल्स लेकर के पहाड़ के पीछे आ जाना, ठीक है? मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा, और हाँ, सबसे पहले तुम्हारी ट्रेनिंग फोकस पर होगी, ठीक है? तो बोलता है कि यस सर, बिल्कुल। फिर हमारे एमसी का और हमारे डोजिन का सीन दिखाया जाता है पहाड़ पर, जहाँ पे हमारे डोजिन की पहली बार में हालत ख़राब हो गई होती है, क्योंकि वो मोटा भैंसा इतना कमज़ोर इंसान है, वो इतना पहाड़ पे कैसे चढ़ सकता है? और हमारा एमसी बेचारा उसे देख रहा होता है कि किस तरीके से हाँफ रहा है, और यहाँ डोजिन बोल रहा होता है, हे भगवान, मैं अब और नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं यहीं पे मर जाऊँगा, मैं हार मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो इतना कमज़ोर, उतना मजबूत नहीं है हमारे एमसी की तरह, कितना सह सकेगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या हो गया? हाँ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें ताकतवर बनना है, मैं तुम्हें मार खाते हुए नहीं देख सकता हूँ। हाँ, ये है वो है, कितना कुछ कहा था तुमने कि क्या तुम मुझे इस तरीके से मार खाते हुए देखना चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, मेहनत करूँगा, हैं? लेकिन अब क्या हो गया है? हमने तो अब तक शुरुआत भी नहीं की है और तुम पहले हार मान चुके हो। सो बोलता है कि हाँ, मैं गलत था, तुम खुद ही जाओ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने गलती की थी जो तुमसे ही बोला, अब मुझे माफ़ कर दो। तभी हमारा एमसी उसका बैग उठाता है। सो उसका दोस्त बोलता है, डोजिन की क्या हो गया है? हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इसे उठाने जा रहे हो? तुम इतना उठा लोगे? तो हमारा एमसी उठाता है और बोलता है कि हाँ, मैं उठा लूँगा, क्योंकि मुझे मजबूत बनना है। अगर तुम मजबूत नहीं बनते हो तो लोग तुम्हें हर वक्त सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे लड़ने के लिए ताकतवर बनना ही पड़ेगा। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम इतना तो संभालना ही होगा कि तुम इतना कष्ट सह सको, तब कहीं जाकर तुम कुछ बन पाओगे। बिना कष्ट सहे कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए अगर तुम यहीं पर ऐसे ही रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे रहते आए हो तुम वैसे जी सकते हो। इस रास्ते पर चलना या चुनना तुम्हारा डिसीज़न है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम कमज़ोर बनना चाहते हो और नहीं लड़ना चाहते किसी से, इस तरीके से मार खाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी की सारी बातें, इतनी मोटिवेशन भरी बातें सुनने के बाद हमारे एमसी का दोस्त डोजिन बेचारे, वो भी एकदम सोचने में पड़ जाता है कि हाँ सही बात है, जब तक वो कमज़ोर रहेगा, सब कुछ सहता रहेगा, सब लोग उससे परेशान करते रहेंगे, वो बेचारा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हमारा एमसी जब उसे छोड़कर जाने लग जाता है तो वो बोलता है कि हे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं इस तरीके से कमज़ोर रहकर मार नहीं खाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। और यहाँ हमारा एमसी पूरी मेहनत से चढ़ाई चढ़ रहा होता है, उससे 20 किलो के वजन को उठा करके, उसका दोस्त बिना वजन उठाए ही उसकी हालत ख़राब हो गई होती है। एंड हमारा एमसी पहाड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है कि मैंने 1 वीक तक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की हुई है और मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना मजबूत हो गया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और यहाँ डोजिन की हे भगवान चिल्लाया जा रहा होता है। हमारा एमसी इधर उधर देखता है कि कुछ मिले ताकि वो अपनी जो ताकत है वो दिखा सके कि कितना ताकतवर है देखने के लिए। तो वो एक पत्थर को देखता है और उसके पास जाकर बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, वैसे ही मुझे आराम करने के लिए एक जगह और टिकने के लिए जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसे अपनी एक ही पंच से तोड़ूंगा और अपनी ताकत का पता करूँगा कि आखिर मेरे पास कितनी ताकत है, जिससे मैं इसे तोड़ करके पता कर पाऊँगा। और साथ साथ मुझे एक बैठने के लिए, कल्टीवेशन के लिए भी एक ताकत मिल जाएगी। तभी वो मैंने सोचता है उस पत्थर को देखते हुए कि मेरे ख्याल से ये चट्टान बिल्कुल सही है, ये काफ़ी मजबूत है और अच्छी है, यही ठीक रहेगा। फिर वो अपने हाथ में अपनी की को फॉर्म करता है एंड धड़ाक से एक पंच मारता है उस पत्थर पर, जिसकी वजह से देखा जाता है कि उस पत्थर पर एकदम होल हो गया होता है। लेकिन हालांकि वो पत्थर टूटा नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होल हो गया है। तभी वो मैंने सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरी इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद मेरी इस ज़िंदगी की जो ट्रेनिंग की गति है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और पहले मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जा रहा हूँ। मेरे विकास दर में मैं अपना प्रशिक्षण पर आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण शुरू कर चुका हूँ, इसलिए अब मुझे और मजबूत बनना है। लेकिन यहाँ हमें डोजिन को दिखाया जाता है जो कि एकदम शॉक्ड रहता है कि हमारे एमसी ने कितना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि मतलब एक हफ्ते में एक मुक्का मार कर पत्थर तोड़ सकता है। सो वो बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो हमारा एमसी है वो अपनी कल्टीवेशन की एनर्जी को बढ़ा रहा होता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है बैठे बैठे, ताकि वो अपनी ताकत को, इनर ताकत और अपनी बाहर की ताकत दोनों को मजबूत कर सके। तभी डोजिन बोलता है कि क्या सच में वो मेरा दोस्त कांगताए वुक ही है, क्योंकि वो इतना मजबूत हो गया एक हफ्ते में और उसकी शरीर से एनर्जी क्या निकल रही है, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? और यहाँ हमारा एमसी ने सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतने कम वक्त में अपने शरीर को फिटनेस करके मजबूत कर लिया। मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने शरीर को मजबूत किया है। निश्चित रूप से मेरे आंकड़े में काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अगर मैं मजबूत नहीं बनूंगा तो मैं कभी किसी से लड़ नहीं पाऊंगा और सब मुझे परेशान करते रहेंगे, इसलिए मुझे मजबूत बनना ही होगा। यदि मैं अपनी ध्यान
मेडिटेशन के साथ साथ अपनी बाहरी एनर्जी और अपनी बाहरी शरीर पर भी मजबूती भर दूँ तो कल्टीवेशन मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं औषधियों की कलाओं पर और उनकी तकनीकों पर भी ध्यान दूंगा, जिससे कि मैं उन पर भी अपनी ट्रेनिंग को लगा सकूं, ताकि औषधि शरीर और अपनी इनर की सहायता से मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन सकूं और ठीक वैसे ही स्थान पर पहुंच सकूं जहां मैं पहले था। हालांकि मेरा शरीर पहले मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मैंने एक स्टार के स्तर को पार कर लिया है। मैंने फर्स्ट लेवल के स्टार को पार करके दूसरे लेवल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी भी दूसरे लेवल पर मेरी काफ़ी ज़्यादा कम एनर्जी बच रह गई है। मुझे यकीन है कि हाँ, परिवार हाई स्कूल की इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ सदस्य को भेजेगा या किसी मजबूत व्यक्ति को भेजेगा, ताकि वो मुझे मार सके, क्योंकि अब उसकी इज़्ज़त का सवाल हो गया है इस बात पर। इसलिए वो मुझे मारने के लिए कुछ न कुछ तरीके तो निकालेगा ही। यहाँ उसका दोस्त बोलता है, कांग ताए बुक, क्या तुम अभी जो कुछ कर रहे थे वो क्या था? तुम्हारे शरीर से बहुत ही अजीब सी रोशनी निकल रही थी। क्या तुम्हें पहाड़ से कोई ताकत मिली है? ये सुनने के बाद से वो बोलता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो। बोलता और जानने लग जाता है, बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम कैसी अंधविश्वास बातें कर रहे हो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई ताकत वकत नहीं होती, कोई मैजिक नहीं होता है और कुछ ऐसा नहीं होता, समझ में आया ना। सो वो बोलता है कि ओके, और फिर वो जानने लग जाता है हमारे हमसे, तो बोलता है कि हे रुको, मेरा भी इंतजार करो, मैं भी तो आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना मेरे लिए भी। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के घर का सीन, जहाँ उसकी मॉम बैठी हुई होती है और बोल रही होती है कि मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है, खाना खा लो जल्दी से, और अपना जो गृह कार्य अच्छे तरीके से पूरा कर लेना, घर का काम कर लेना, और हाँ, बर्तन साफ कर लेना। हो गया, अभी काम करना, बर्तन छोड़ देना, मैं इसे साफ कर दूँ, यहीं पर रखे रहने देना। सो हमारा एमसी बोलता है कि मॉम, आप क्यों हाउस कीपिंग का काम कर रही हैं? आप हाउस कीपिंग काम छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोच रही? मैं दुगनी मेहनत करूँगा, मैं बहुत कोशिश करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा ना। अब आप मत कीजिए, आप आराम कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि बकवास मत करो, समझ में आया ना, और तुम्हें पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे के बारे में चिंता करना मेरा काम है, मैं कर लूँगी। जितना मैं काम कर रही हूँ ना उतने में हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, कुछ बन कर दिखाओ। जब तुम कुछ बन जाओगे तो वैसे ही हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे बेटा। सो बोलता है कि मॉम, लेकिन एक मिनट, लेकिन हमारे एमसी की बात कोई नहीं सुनती है, ना ही उसकी मॉम सुनती है, और धड़ाक से दरवाज़ा बंद करके निकल जाती है। यहाँ हमारा एमसी एकदम से उठता है एंड मन में सोचने लग जाता है कि उसे यही होना चाहिए था। वो अपनी मॉम के कमरे में कुछ ढूंढने लग जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे याद है वो यहीं पर छुपाया हुआ था, आखिर कहाँ गया वो, कहाँ गया। तभी उस बॉक्स को ढूंढ लेता है, मन सोचता है कि आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया इसे। तभी हमारा एमसी उस बॉक्स को खोलता है, जहाँ पर उस बॉक्स में काफ़ी सारे लेटर्स और एक किताब और एक बॉटल रखी हुई होती है, जिसे वो ढूंढ रहा होता है, जो कि उसके डैड ने उसे उसके लिए छोड़ी होती है। हालांकि वो बड़े होने के बाद उसे देने वाले थे, लेकिन पहले ही उसे मिल गई, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उसे ये सारी बातें याद रही हैं, क्योंकि उसे बाद में मिली थी। लेकिन अभी जब उसे अपनी पिछली लाइफ याद है तो उसने पहले ही ढूंढ लिया। तो वो देखता है कि उसके डैड ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ होता है, वो उस साइड करता है एंड वो उस बुक को देखता है जो कि उसके डैड ने छोड़ी हुई थी और जिसमें सारी चीज़ें थी। तो उसे देखता है कि उसमें मार्शल आर्ट की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक लिखी हुई थी और देखी हुई थी उसने, जो कि उसके डैड ने उसके लिए छोड़ी हुई थी मार्शल आर्ट के बारे में, जो बाद में मिली थी तब वो होशियार हुआ था। वो उसे बंद करता है, मैंने सोचता है कि ये पर्याप्त होगा मेरे लिए, जो मुझे चाहिए था आखिरकार वो मुझे मिल ही गया है। अब बस ज़रूरी है तो उस सच से पर्दा उठाना। आखिरकार ये मार्शल आर्ट की जो टेक्निक है उसकी मैनुअल मुझे मिल ही गई, लेकिन इसके साथ साथ अब बस इसे मुझे सीखना है और ताकतवर बनना है, ताकि मैं अपने डैड के कातिल का पता लगा सकूं और उस हत्यारे को मुझे पकड़ना है। तभी हमारी एमसी की मॉम आती है और देखती है कि उसकी किचन में जितना भी सामान काम था वो सारा का सारा इकट्ठा हो गया है और हमारे एमसी ने सब कुछ साफ़ कर दिया है, जो कि उसकी मॉम बोल गई थी ना कि साफ़ कर देने के बाद में बोली थी कि नहीं हो गया, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लूँगी। तो एमसी ने पहले ही साफ़ कर दिया। यहाँ पर हम वो उसके अपने एमसी के पास जाती है और देखती है उसकी अपने बेटे को, जो पढ़ रहा होता है एंड वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है मन में कि हनी, तुम्हें ये दिख रहा है ना कि आज हमारा बेटा मैच्योर हो गया है, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है और समझदार हो चुका है, वो वैसे ही बड़ा हो रहा है जैसे तुमने सोचा हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी उसे देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन यहाँ हमारा जो एमसी है वो तो कुछ अलग ही कर रहा होता है और मन सोचा जा रहा होता है कि ओ नो, मुझे इसी बात का डर था कि कहीं मॉम या कोई और ना आ जाए, हो सकता है कि कोई मुझे पीछे बाहर पकड़ने के लिए खड़ा हो, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी होगी और मुझे सचमुच में पहले अपनी स्किल को सुधारना होगा, इसी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यानी कि वो अपनी मॉम की बात कर रहा होता है कि भाई अगर वो ये सब काम करेगा, फालतू काम करेगा, जो उसकी मॉम बोली पढ़ने के लिए काम, वो पढ़ने का काम नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है उसकी मॉम जैसे उसे देखेगी तो डांटेगी, इसलिए वो नाटक कर रहा है पर पढ़ने का। तभी वो हमें एक बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पे हमारा एमसी आता है। मन सोचता है कि ये सही जगह तो है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की जगह जिम कैसे बदल गई। ये होती है क्यूंग पुंग जिम, यहाँ पे हमारा एमसी आया हुआ होता और देख रहा होता लोकेशन के ज़रिए, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में यहीं पास से मार्शल आर्ट सीखा था, बाद में वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन अभी इस लाइफ में पहले आ गया। सो वो आता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है।
सो एक व्यक्ति बाहर आता है, एक मास्टर, और बोलता है कि मैं हूँ, कौन है? सो ये देखने के बाद कि हमारा एमसी आया हुआ है, वो बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम वुक नहीं हो? हाँ, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत उसके पास आता है, बोलता है कि मास्टर, मैं आपको याद हूँ, है ना? सो ये सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। मास्टर कर बोलता है कि बेशक तुम मुझे याद हो, तुम पहले कितने बड़े हो चुके हो, कितना ज़्यादा बदल चुके हो तुम, है ना? सो बोलता है कि हाँ हाँ, क्योंकि आप मेरे डैड की बहुत ज़्यादा करीब थे, और जब मैं छोटा था तब आप मेरे लिए नाश्ता खरीद के लेकर आते थे, तब से लेकर के अब तक आपने मुझे देखा हुआ है ना? सो वो बोलता है कि हाँ हाँ, सही कहा तुमने, तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ, हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी मॉम कैसी है? दरअसल हमारे एमसी के डैड के बारे में बात सुनते ही इसकी मॉम और जो उसका दोस्त है, यानी कि ये मास्टर, दोनों के दोनों ही शक पका जाते हैं एकदम से ही, क्योंकि वो दोनों अपना राज छुपाना चाहते हैं। अब वो कौन सा राज है इसके डैड की मौत का, वो हमारा एमसी जानने के लिए यहाँ पर आया। वो बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे दरअसल अपने डैड की मौत के कारण पूछने आया हूँ, अपने डैड के बारे में पूछने आया हूँ। सो वो बताना नहीं चाहता, छुपा रहा है ताकि उसे दुख ना हो, इसलिए बोलता है कि तुम्हारे डैड, हाँ ठीक है, वेल, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं फ़िलहाल तुम्हारे लिए काम करता हूँ और अपने लिए एक ड्रिंक लेकर आते हैं, ठीक है, बैठो यहाँ पर। और मन सोच रहा होता है हमारा एमसी, ऐसा लगता है कि वो कुछ जानते हैं, लेकिन शायद वो मुझे बताना नहीं चाहते हैं, या फिर वो मुझसे छुपा रहे हैं। आखिर बात क्या है? हालांकि ये जगह पहले जैसी ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ के हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब और बदल चुके हैं। ये पहले मार्शल आर्टिस्ट हुआ करती थी जगह, लेकिन अब बदल कर जिम हो गया है। मेरे डैड के जाने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर कुछ गुंडे टाइप के बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे, हाँ मास्टर, बैंक कहाँ पर है? ये सब हो क्या रहा? बाहर आओ यहाँ पर जल्दी से। कौन है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर? जल्दी आओ मास्टर इंस्ट्रक्टर बैंक। सो ये सुनने के बाद वो हमारे एमसी को सामने देखता है और बोलता है कि हे, जाओ और अपने मास्टर को बुला कर ले आओ। वो स्कॉट कहाँ पर है? बुलाओ उसे जल्दी से। ये सुनने के बाद हमारे एमसी मन सोचते हैं कि क्या इंस्ट्रक्टर को इस तरीके से धमकाया जा रहा है? मास्टर का नाम भी बदल गया है, वो भी उनका सरनेम कुछ और था, मेरे ख्याल से गू था, लेकिन वो चेंज कैसे हो गया? सो बोलता है कि हे, तुम कौन हो जो सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर है? तुम किसे बोल रहे हो स्वेटर? यहाँ से निकल जाओ बेवकूफ़। तो ये सुनने के बाद बोलता है कि हे, हाँ, लगता है इस लड़के का रवैया तो देखो, ये कुछ बहुत ज़्यादा ही अलग लग रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कितना अकड़ रहा है, शादी से मालूम नहीं कि हम कौन है। अरे स्क्वेटर, क्या तुम्हारे अलावा कोई और बच्चा भी है यहाँ पर? लगता है स्क्वेटर के साथ कोई तो आ गया स्टूडेंट। सो जल्दी जल्दी वो मास्टर लड़का आता है और बोलता है कि हे भगवान, ह्यूम निम, तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? सो वो जल्दी जल्दी उसके पास आता, बोलता है कि हाँ हाँ, हाल ही में स्टूडेंट की संख्या कम हो गई है, इसलिए मेरी परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत हो गई है। मैं, तुम लोग कुछ दिन और इंतज़ार करो, मैं बस जल्दी ही तुम्हारा पेमेंट चुकता कर दूंगा। सो ये सुनने के बाद वो हायूंग बोलता है कि खैर, लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा, कि मैं कर ही क्या सकता हूँ अगर तुम्हारे पैसे नहीं है तो। सो वो तुरंत ना उनके जिम में तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इस जगह को पूरा तोड़ फोड़ डालो। सो वो तुरंत बोलता है उसका मास्टर कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे एक और हफ्ता दोगे तो मैं पूरी तरीके से पैसे जुटा लूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। प्लीज़ प्रेसिडेंट जी को ये बात बताइए कि मैं बहुत हताश हूँ, मैं जल्दी पैसे चुकता कर दूंगा। लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उस मास्टर को ही एक लात मारता है वो, और बोलता है कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा समय मांग चुके हो, भीख मांग रहे हो, अब हटो यहाँ से। पहले जितना पैसे जुटाना था तुम जुटा चुके, अब बारी हमारी है, हम देखो क्या करते हैं। और यहाँ मास्टर के घुटने पर दर्द होने जाता है क्योंकि वो उनके पैरों पर मार दिया होता है। तो हमारा एमसी उठाता है और बोलता है कि मास्टर, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? सो वो मास्टर बोलता है कि ताए बुक नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कौन होते हो दूसरे के मामले में देखभाल करने वाले? यहाँ पर इस तरीके से उपद्रव करना बंद कर, समझ में ना, और मुझे अकेले छोड़ दो, जाओ यहाँ से प्लीज़। क्योंकि वो उसे यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि व्हाट द हेल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी के बिजनेस में आकर के इस तरीके से हारला फुला कर रहे हो? हाँ, तुम अकेले कर क्या रहे हो? तुम इस तरीके से हमला कैसे कर सकते हो? सो वो हायूंग बोलता है कि लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं बेटा यहाँ पर चल क्या रहा है और मैं हूँ कौन। वो तुम्हें कह रहा है ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, नौसिखिए, तो चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी को बहुत तेज गुस्सा आता है, उसका गला पकड़ के धड़ाक से दीवार पे डाल देता है। और वहाँ पे वो हायूंग बोलता है कि रुको, कैसे, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? तो गला पकड़ा हुआ होता है और ये इतनी ज़्यादा ताकत देख करके हमारे एमसी की, वो मास्टर ने सोच रहा होता है कि क्या क्या वो इतना बड़ा हो चुका है, उसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि कोई नॉर्मल इंसान उसका सामना भी नहीं कर सकता है। वो एक नॉर्मल इंसान है, कोई भी सामान्य इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे बता ताविक, ये सब हो क्या रहा है? और यहाँ पे वो हमारा एमसी बोलता है,
उस हायुम को कि मैंने तुम्हें कहा है ना बकवास मत करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर चुपचाप से चल जाओ। अगर तुम इस तरीके से लड़ते रहे तो एक दिन तुम्हारी गर्दन ज़रूर टूट जाएगी बेवकूफ़। यहाँ पर उस हायुम की एकदम जान ही निकली जा रही होती है और बोल रहा होता है कि मुझे मुझे जाने दो, मुझे तुरंत जाने दो, अच्छा नहीं होगा। और उसके मुंह से बिल्कुल खून निकला था। हमारे एमसी ने इतना तेज़ गला दबाया था कि वो लगभग मरने ही वाला होता है। और यहाँ हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अच्छा, और अगर मैं इसके लिए ना कर दूँ तो क्या होगा? तुम मर जाओगे, है ना? ज़्यादा दर्द नहीं होगा तुम्हें, बस थोड़ा सा होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ये होता ही नहीं। तुम ही थे जिसने ये बकवास शुरू किया था। और यहाँ पर मास्टर आता है जल्दी से और बोलता है कि हे बस करो, उसे जाने दो, वो ये ठीक नहीं है। अगर हम हांग यू जिम के से किसी भी सदस्य को नुकसान पहुँचाते हैं तो हम इसका हर्जाना भर नहीं पाएंगे। हम इसे कैसे संभालेंगे उतने सारे लोगों को? यांग हू जिम बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो मैंने बोलता है कि हांग यूंग जिम जो भी इसका नाम है, मैं नहीं जानता इस यंग ह्यू जिम के बारे में, लेकिन मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। और उसको गला और तेज से पकड़ता है और बोलता है कि अगर वे कमीने एक ट्रक लेकर के भी लोग लेकर चले आए ना, तब भी मैं नहीं डरूंगा और एक एक को बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। यहाँ पर उस हायुम की आँख से निकल रही होती है, मुंह से खून निकल रहा होता है, उसकी जान निकलने वाली होती है। और वो बोल रहा होता है, तुम सब वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो इसे। और वो दोनों के दोनों बंदे जितने भी होते हैं उसकी सब देख रहे होते हैं कितनी बुरी तरीके से। वो भी डरे हुए होते हैं कि कितना ताकतवर बंदा है हमारा एमसी। तो सारे सारे दौड़ पड़ते हैं एक साथ उसे मारने के लिए। जिसे मास्टर देखता है बोलते हैं कि ओह नो, बहुत बुरा हुआ। जल्दी से उसे बुलाने की कोशिश करता है हमारे एमसी को, लेकिन हमारा एमसी मास्टर को साइड करता है एंड उसके बाद से उस बंदे का जोर से गला पकड़ता है और फेंक देता है दूसरी ओर उन सबके तरफ, जिससे वो मास्टर जाता है और जाकर धड़ाक से उस एक बंदे की तरफ जाकर लड़ जाता है। एंड यहाँ सारे लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। हमारा एमसी उनको देखता है एंड एक का बैट पकड़ता दूसरे को एक लात मारता है, उसका बैट एकदम से छुड़ाता है एंड उसके बाद से उसका बैट एक जोर से उसे इतना तेज से मारता है कि मुंह से खून निकल आता है। एंड यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोगों को एक मार्शल आर्टिस्ट कहना भी शर्मसार है। तुम लोगों को अगर ये स्किल्स, ये पदवी दी गई है ना, तो ये उसकी बेइज्जती है, मार्शल आर्ट्स की बेइज्जती है, तुम्हारे टीचर और तुम्हारे क्लास और जिम की बेइज्जती है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो? किसी काम के नहीं हो तुम लोग, हाँ बेवकूफ़, तुम्हारे पास इतनी योग्यता तक नहीं है। और यहाँ सारे के सारे लोगों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जितने सारे लोग होते हैं सब ढेर हो चुके होते हैं। हायुम देखकर एकदम शॉक रहता है, बोलता है कि तुम कौन हो? हाँ, और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब स्टंट करने के बाद भी तुम सुरक्षित रहने वाले हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जीत नहीं पाओगे। हमारे चीफ तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे, ये बात याद रखना।